guys, this is me Angita and welcome to my channel AC. Finally, after a long time, we are here with another video on class 12 and आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के जो आपके बुक 2 है दैट इज इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो इंडिया वाली बुक है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम एनालाइज करेंगे। तो फुल बुक को आज हम डिस्कस करेंगे लाइक कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो एनालाइज करेंगे, साथ में जो है टॉपिक्स को भी एनालाइज करेंगे। मैं आपको बता दूंगी इस टॉपिक्स में से जो है आ सकते हैं, बिकॉज हम करेक्ट गेस नहीं कर सकते कि यही आएगा, बट हाँ हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने उस टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया है तो जरूर ध्यान दें, ठीक है। तो जो सेकंड बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स 4 और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको हम कंबाइनली आज डिस्कस करेंगे। 1 मार्कर के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, तब तक प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो इस फर्स्ट टॉपिक जो आपका है, फर्स्ट चैप्टर जो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका उसमें 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को आप डिवाइड कर लो। देखो, एक तो है पार्टीशन का पूरा पोर्शन, ठीक है। उसके बाद है कि हमने कंसोलिडेट कैसे किया, इंटीग्रेट कैसे किया हमारे इंडिया को। जैसे आपको पता होंगे कि काफी सारे जो है प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जैसे जूनागढ़ है, हैदराबाद है, मणिपुर है, जम्मू एंड कश्मीर भी है। तो इन सबको हमने कैसे इंटीग्रेट किया, उसके पीछे क्या स्टोरी रही, कैसे सब कुछ हुआ, इसके ऊपर जो है आपका एक सेक्शन बनेगा। एंड थर्ड सेक्शन इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ओके, तो इस 3 पे ये जो 3 है ना, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर के, जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो पार्टीशन के ऊपर जरूर हो सकता है 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 6 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। उसमें कुछ वैसा नहीं है कि हाँ इसी में पूछेंगे, बट जो इसमें क्वेश्चन है ना बहुत बार आ चुके हैं। लाइक मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल देती हूँ। एनालाइज एनी 6 कंसिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो 1947 में जो पार्टीशन हुआ था उसके 6 कंसिक्वेंस आपको बताने हैं। ये जो क्वेश्चन है कितनी बार आया है देखो, 2016 में, 14 में, 13 में, 11 में, 10 में, 8 में। मतलब ये जो टॉपिक है ना पार्टीशन के ऊपर, इनका बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। तो मतलब इसमें से ये कंसिक्वेंस वाला पार्ट बहुत ज्यादा आता है। 6 कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, जब पार्टीशन हो रहा था हमारे इंडिया में तब क्या हो गया, तब जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह आ रहे थे, मीन्स मास ट्रांसफर हो रहा था। इंडिया से लोग जो है पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे। तो मास जो है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हो रहा था। उस टाइम में जो है माइनॉरिटीज के साथ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मास किलिंग्स, एट्रोसिटीज वगैरह हो रही थी। ये सारे टॉप टर्म्स जो है आपको यूज करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मास ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, उसके बाद जो है एट्रोसिटीज हो रही थी, लाइक कम्युनल जोन्स बन गए थे लाहौर में, ठीक है, अमृतसर में बन गए थे। तो ये वाली जो चीजें हैं ये आपको लिखनी है। साथ में क्या हो रहा था, लड़कियों के साथ, विमेंस के साथ रेप हो रहे थे, उनके जो है ऑनर किलिंग हो रही थी, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं धर्म बदल के भी इनको जो है फिर इनको शादियां की जा रही थी, मतलब जबरदस्ती धर्म बदले जा रहे थे, इनके साथ रेप हो रहे थे। जो माइनॉरिटीज है उनको तो दिक्कत थी कि जो इंडिया में जो मुस्लिम्स रह गए थे उनको यहाँ पे पीटा जा रहा था, जो पाकिस्तान में हिंदूज रह गए थे उनके ऊपर भी किलिंग्स वगैरह हो रही थी। साथ में कुछ बच्चे जो है होमलेस हो गए थे, रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे, एंड जो है एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप और जो भी चीजें थी ना, जो भी जैसे टेबल, चेयर, टाइपराइटर, जो मतलब छोटे छोटे चीजों का भी जो है बंटवारा हुआ। तो ये सीन था उस टाइम में। तो 6 कंसिक्वेंसेस आपको ऐसे लिखने हैं पार्टीशन के ऊपर। 1947 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं एंड 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, बट 6 मार्क्स का ज्यादा चांस है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के ऊपर। देखो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो कमीशन बना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब उनके क्या रिकमेंडेशंस थे एंड कब सेटअप हुए थे, कब उनकी जो है रिकमेंडेशंस आई थी, ये पूछा जा सकता है। सो हाउ डिड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट टेक प्लेस इन इंडिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन। एंड ये 2014 में, 13 में, 10 में, 2008 में भी
आए हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कैसे हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यार देखो, कांग्रेस जो है उन्होंने अपने एक सेशन में बोला था कि हम जो है रीऑर्गेनाइज करेंगे स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। बट जैसी आज़ादी हुई उसके बाद ये लगा कि अगर हम फिर से लैंग्वेज के बेस में, लिंग्विस्टिक बेस पे अगर हमने स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया तो मतलब ऐसे हमने मतलब पार्टीशन देखा हुआ है कि मतलब कितना मतलब भयंकर रहा वो सिचुएशन। तो अगर हम अभी इस टाइम में ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा खतरा होगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको छोड़कर हम डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि अभी लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना एक बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो हम डेवलपमेंट की तरफ फिर ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ, ये जो डिमांड है तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया कि ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे। बट जो लोग थे उसी मतलब आशा के साथ बैठे हुए थे कि हमारा स्टेट जो है रीऑर्गेनाइज होगा ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। तो जब वो नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे। विशाल आंध्र मूवमेंट, साउथ से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट आ रहे थे, विशाल आंध्र मूवमेंट चला, ठीक है। उसके बाद जो आपने सुना होगा पोटी श्रीरामुलु जो एक गांधीयन थे, एंड उन्होंने वो मतलब फास्ट इनटू डेथ मतलब बैठे हुए थे, फास्ट में बैठे हुए थे, और उनके बाद उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद और ज्यादा मामला जो है खराब हो गया। तो उससे क्या हुआ, ये विशाल आंध्र मूवमेंट को सक्सेस मिला। फिर जो है यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेट बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद देखा गया कि यार सारे स्टेट डिमांड कर रहे हैं, अब एक स्टेट को मिल गया तो इसके मतलब क्या, आंध्र प्रदेश को मिल गया तो उसके बाद क्या होगा कि सारे स्टेट डिमांड करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, क्योंकि उनको पता था कि और भी डिमांड्स आएंगे और भी स्टेट जो है मांग करेंगी, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1953 में। उसके बाद क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, मतलब एक्ट पास हुआ कि उनकी कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी, जैसे उन्होंने बोला था कि 14 स्टेट बनेंगे, 6 यूनियन टेरिटरीज बनेंगे, और वो जो एक्ट है पास कर दिया गया था 1956 में। तो यही थी पूरी स्टोरी कि पहले कांग्रेस ने वादा किया था, फिर उन्होंने नहीं निभाया, तो लोग जो है प्रोटेस्ट करने लग गए। विशाल आंध्र मूवमेंट जो है एक सक्सेस रहा, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है एज अ स्टेट बना दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो मतलब विशाल आंध्र मूवमेंट इन्होंने किया था। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। यही सारी रामायण जो है आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद और एक जो क्वेश्चन आ सकता है इन माय गेस, दैट इज द पोर्शन फ्रॉम दी कैसे कंसोलिडेट इंटीग्रेट हुआ, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या प्रोसेस उनकी थी कि फॉर्मली एंड डिप्लोमेटिकली उन्होंने कैसे प्रिंसली स्टेट के साथ बात किया, उनको इंटीग्रेट किया, ठीक है। हैदराबाद पे या मणिपुर में जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आ सकते, बट उनमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपको इतना करना है कि आप पेज नंबर भी नोट कर लो, मैं आपको बता भी देती हूँ आपको पेज नंबर, दैट इज द पेज नंबर 16, ठीक है। उसमें जो गवर्नमेंट अप्रोच है वो वाली चीजें आप पढ़ लो, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट अप्रोच वाला सेक्शन है आप अच्छे से पढ़ लेना कि गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, ठीक है। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल था, ऊपर से गवर्नमेंट ने ये भी बोला था हम अपनी जो अप्रोच है फ्लेक्सिबल कर लेंगे ताकि जो प्रिंसली स्टेट है वो हमारे साथ ज्वाइन हो पाए, अगर उनकी कुछ थोड़ी बहुत डिमांड रही तो हम उनको मान लेंगे, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट उस टाइम में गवर्नमेंट के लिए यही था कि इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया, बिकॉज ऐसे पार्टीशन हो चुका था तो इंडिया को वो और टूटने देना नहीं चाहते थे। इसलिए जो है इन्होंने इनकी अप्रोच क्या थी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो दैट इज माय गेस। तो इस चैप्टर में से आपको एक पार्टीशन के ऊपर क्वेश्चन करना है कि पार्टीशन की वजह क्या थी एंड कॉन्सिक्वेंस क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉजेस भी कर लेना, कॉन्सिक्वेंस भी कर लेना, ओके। एंड सेकेंड थिंग इज दैट गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, एंड थर्ड थिंग इज दैट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसकी पूरी स्टोरी पढ़ लेना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की मतलब हिस्ट्री से लेके उसके बाद क्या हुआ, कैसे मूवमेंट्स वगैरह चले एंड क्या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन तक का पढ़ लेना। तो योर चैप्टर विल बी लाइक ओवरऑल जो है आपका एक चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम सेकंड चैप्टर की तरफ। सो अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस द सेकंड चैप्टर इज द प्लान डेवलपमेंट, जिसमें 2 टॉपिक है, एक तो है आपका नीति आयोग एंड सेकंड टॉपिक इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और एनडीसी। तो नीति आयोग में से जो है 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के चांस
चांसेस ज़्यादा नहीं है, मैं बोलूँगी ज़्यादा नहीं है, पर आ सकते हैं, ठीक है। तो 4 मार्क्स में ये आ सकता है। तो मैं आपको इतना रिकमेंड करूँगी, जो नीति आयोग वाला जो आपकी स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है एनसीईआरटी के उसमें, ठीक है, सीबीएसई साइड में जो दिया हुआ है उसमें से आप उसको अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि उसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ओके, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग? उसको थिंक टैंक भी बोला जाता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, जिसको हम एक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, ठीक है। उसको थिंक टैंक भी बोला जाता है। नीति आयोग बेसिकली क्या है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, या फिर आप मेरे डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं उसके ऊपर, कि दोनों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। नीति आयोग बेसिकली पहले था प्लानिंग कमीशन, उसके बाद जब मोदी सरकार आई, एनडीए की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग किया, बिकॉज जो पुराना प्लानिंग कमीशन हमारा था वो न्यू चैलेंजेस के अकॉर्डिंग जो है काम नहीं कर पा रही थी, तो नीति आयोग को लाया गया। इसको थिंक टैंक भी बोला जाता है, जो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक हर उसमें हार्मनी बनाने की कोशिश करता है, साथ में गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग के लिए भी जो है डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग में एंड टोटल मेंटेनिंग द हार्मनी में नीति आयोग, टोटल मेंटेनिंग हार्मनी में स्ट्रैटेजिकली हो, इकोनॉमिकली हो, सारे तरफ से मतलब इसको हार्मनी बनी रहे, ठीक है। तो और भी जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है नीति आयोग काम करती है। तो पुराना जो प्लानिंग कमीशन था उसमें भी जो है इनकी इनकी जो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, नीति आयोग के भी जो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर है। एंड इसको थिंक टैंक भी बोला जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को याद रखना, ठीक है। सो नीति आयोग के बारे में आप 4 मार्क्स में एक नोट के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर कर सकते हो, एंड मोस्टली इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एनडीसी के लिए मैं भी इतना बोलूंगी कि ये 2 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको प्रिपेयर करना, ठीक है। हम डायरेक्टली बढ़ते हैं दी थर्ड चैप्टर की तरफ, जहां से मतलब 4 मार्क्स 6 मार्क्स से आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दैट इज योर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी वाले सेक्शन में एक तो है इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद एक है कि रिलेशन के ऊपर, कि इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया इजराइल रिलेशन, चाइना रिलेशन, ठीक है, रशिया रिलेशन, तो ये सब आपको बताना है। थर्ड में है कि फॉरेन जो आपकी न्यूक्लियर पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चंस से हम देखते हैं कि क्या है, हाईलाइट द इंडिया इजराइल रिलेशनशिप इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपके सैम्पल पेपर से उठाया है, जो आया है इजराइल और इंडिया रिलेशन के ऊपर। अब इंडिया इजराइल रिलेशन आपके सीबीएसई वाले अगर आप मटेरियल में जाओगे तो वहां पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो इंडिया इजराइल रिलेशन के बारे में आपको क्या बताना है कि पहले जो है हमने वो जो मिडिल ईस्ट वाला सेक्शन है उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया था हमने, ठीक है, मतलब हमारा उतना अच्छा कुछ रिलेशन वहां से था नहीं। बट रिसेंटली जो है आप देख सकते हैं ये जो मिडिल ईस्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप तेल के मामले भी देखो और अदर चीजों के मामले भी देखो, तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज है, फॉरेन अफेयर्स है, इनसे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अब जो है इंडिया इजराइल में बहुत अच्छा जो है कॉपरेशन बन रहा है, दोनों एक दूसरे के मतलब कैपिटल्स में विजिट कर चुके हैं, तो उससे बहुत अच्छा रिलेशन बन चुका है। काफी चीजों में ये ट्रेड वगैरह बहुत कुछ करते हैं, ट्रेड करते हैं, एंड इन सब चीजों के लिए जो है इंडिया इजराइल रिलेशन और ज्यादा मतलब कंटेम्प्रेरी टाइम्स में और ज्यादा बेहतर हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इसमें आपको यही बताना है कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में कैसा है, तो आप थोड़ा सा इसका ब्रीफ दोगे कि हिस्ट्री में कैसा था, कि हमारा इतना कुछ खास रिलेशन नहीं था इजराइल के साथ, ओके। तो हमने मिडिल ईस्ट के साथ इतना कुछ खास रिलेशन नहीं था, बट नाउ इन प्रेजेंट टाइम मोदी मतलब मोदी गवर्नमेंट या फिर जब से बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से ये जो रिलेशन है इजराइल सरकार के साथ, ठीक है, उनसे ज्यादा मतलब अच्छा होना शुरू हुआ है। एंड काफी सारी चीजों में जो है ये ट्रेड भी करते हैं एंड रिलेशंस भी है, मतलब एक्सचेंज वगैरह चलती रहती है इन दोनों कंट्रीज में, तो इससे ज्यादा और रिलेशन बड़ा है। तो इन सारी चीजों को आपको बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं दी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड परस्यूड द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड? सपोर्ट द आंसर विद सूटेबल एग्जांपल। ये वाला जो क्वेश्चन है 2017 में, 15 में, 12 में, तीनों बार जो है
एक इसी क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप में पूछा गया। तो एक ये हो सकता है कि मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया, और एक ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन के रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, मतलब आपको लिखना कुछ आसपास सेम ही हो बट क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे, तो ऐसे भी आ सकता है। तो ये वाला जो है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है। ओके, मैंने आपको बताया ये जो आपका थर्ड चैप्टर है इसमें 3 सेक्शन है, एक फॉरेन पॉलिसी, एक रिलेशन वाला पार्ट, और तीसरा है दी न्यूक्लियर पॉलिसी आपकी क्या है। तो मैंने आपको रिलेशन के उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, दैट इज इंडिया इजराइल रिलेशन का। सेकंड, अगर हम इंडिया फॉरेन पॉलिसी देखें तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी में आपको बोलना है कि क्या, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया हैड परस्यूड द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड। तो ये आपको जस्टिफाई करना है, सपोर्ट करना है कि क्या आप एग्री करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि येस आई एग्री दैट दिस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी परस्यूड द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड, क्योंकि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, ओके, एंड उस टाइम में इंडिया मतलब आज़ाद हुई थी और उनके पास मतलब 2 ऑप्शन था कि या फिर आपको नाटो में जाना है या फिर आपको वार्सो में जाना है। बट उस टाइम में इंडिया का एम यही था कि वो अपने सॉवरेनिटी को मेंटेन करके रखेंगे, बिकॉज उस टाइम में हम वैसे भी एक गुलाम कंट्री थे, और उसके बाद जब हम आज़ाद हुए तब हमें किसी दूसरे की कंट्री मतलब दूसरे के डोमिनेंस में नहीं आना था। तो उस टाइम में अपने सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम था। एंड साथ में ये भी था कि हम ग्लोबल अफेयर्स में हमारा एक खुद का इंडिपेंडेंट स्टैंड हो, ठीक है। तो उस वजह से नाम बना गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि हम किसी से अलाइन नहीं करेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किया गया, जहाँ पे कुछ फाउंडिंग मेंबर्स थे, इंडोनेशिया, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, फिर घाना, इंडिया, तो इनके जो प्रेसिडेंट है सारे मिलके आए और इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाए, इनके काफ़ी सारे सबमिट्स हुए। तो ये किस लिए था, ये पीसफुल, हम कह सकते हैं पीसफुल वर्ल्ड के लिए था। बट इंडिया नाम की एक पार्ट थी, बट साथ में जो है ग्लोबली ये क्या कर रहे थे, मतलब एक दूसरे के साथ जो 2 सुपर पावर्स थे उनके बीच में ये मीडिएट करने की कोशिश कर रहे थे, इनके बीच में जो है पीस लाने की कोशिश कर रहे थे। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो ना ही न्यूट्रल थी ना ही आइसोलेट थी, ठीक है, मतलब कंस्टेंटली ट्राई कर रही थी कि हम वर्ल्ड में पीस ला सके, दोनों सुपर पावर्स के बीच ये कोल्ड वॉर खत्म हो जाए। तो कंटिन्यूअस जो है ये इंडिया का प्रयास था, तो इसलिए ये पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर है। उसके बाद इंडिया ने अफ्रो एशियन यूनिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाया, दैट इज इंडोनेशिया के फ्रीडम के लिए भी इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है एक पीसफुल वर्ल्ड के लिए था। उसके बाद व्हाट वाज द टिबेट इशू, हाउ डिड इट कॉज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एक्सप्लेन। सो ये देखो टिबेट इशू है, इंडिया चाइना रिलेशन में आपको ये पढ़ने को मिला है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, जो डिटेल मैंने आपको समझाया, जरूर जाके देख लेना, उसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो बेसिकली टिबेट इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ, हाउ डिड इट कॉज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया चाइना के रिलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यार देखो टिबेट इशू जो है एक ये टिबेट एक ऐसा रीजन है जो इंडिपेंडेंट था, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट अपने आप को क्लेम करती है, बट चाइना का ये मानना है कि ये रीजन हमारा ही है। तो एक दिन इन्होंने क्या हुआ, इलीगली इनका जो है यहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया टिबेट में, एंड वहाँ पे जो एक वहाँ के जो लोग थे इससे बहुत ज़्यादा नाखुश थे। तो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पे थे जवाहरलाल नेहरू, एंड जब इनकी मतलब विजिट्स होती है ना, जैसे चाइना से इंडिया में आते हैं, इंडिया से चाइना में आते हैं, तो वैसे ही एक ऑफिशियल विजिट के दौरान जो है चाइना के और भी अदर ऑफिसर्स के साथ जो है दलाई लामा भी आए, और उन्होंने बताया कि यार कैसे हमारे यहाँ पे हाल खराब है, और जवाहरलाल नेहरू को बताया कि कैसे हमारे टिबेट में जो है हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, तो आप कुछ कीजिए। ओके, तो आप देखोगे जो धर्मशाला वगैरह हिमाचल में भी है, दिल्ली में भी है, तो काफ़ी यहाँ पे जो है वहाँ के लोग मिलेंगे, टिबेटियंस लोग मिलेंगे, बिकॉज जब सप्रेशन हुआ था इनके ऊपर तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा अपराइजिंग भी की थी, मतलब वो ज़्यादा रिवॉल्ट वगैरह भी कर रहे थे चाइना के खिलाफ, बट उनको सारा सप्रेस कर दिया गया। ओके, तो वहाँ के जो लोग हैं इंडिया में आए, तो चाइना ने उस टाइम में, चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन कैसे पैदा हुई, क्योंकि चाइना ने उस टाइम में बताया कि इंडिया जो है हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल दे रही है, ठीक है, तो हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल देने का इनको कोई हक नहीं है। तो इसको लेकर जो है थोड़ा टेंशन वगैरह हो गया था, बिकॉज चाइना का मानना था वो टिबेट उनका है एंड इंडिया इसमें क्यों दखल दे रही है, तो
तो उसको लेकर जो है इनका टेंशन था। तो ये देखो हमने ये वाला पार्ट कर लिया, रिलेशन वाला पार्ट, जिसमें हमने एक इजराइल और इंडिया का रिलेशन देखा, चाइना एंड इंडिया का रिलेशन देखा, यूएस का भी रशिया का भी, दोनों का इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको इतना सलाह दूंगी कि चारों के रिलेशंस जो है आप लोग अच्छे से कर लो। एंड साथ में इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी है, उसके बारे में पढ़ लो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ लिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद एक है न्यूक्लियर पॉलिसी में इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। 2011, 12, 13, 14 4 साल जो है लगातार पूछा गया है। ठीक है, और पहले भी पूछा गया इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू बहुत ज्यादा फेथ रखते थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एंड तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है कोई हार्मफुल पर्पस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इनका मेन मकसद पहले हुआ करता था कि नो फर्स्ट यूज। ठीक है, तो अभी फिलहाल चेंज हुआ है, वो नो फर्स्ट यूज को हटा दिया गया है, बट अभी उससे पहले क्या था, नो फर्स्ट यूज था कि हम पहले कभी यूज नहीं करेंगे, ये पीसफुल पर्पस के लिए था। तो 1974 में जो है फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया था जो कि पीसफुल पर्पस के लिए था। उसके बाद 1998 में एक एक्सप्लोजन हुआ था जो कि न्यूक्लियर पर्पस के लिए था। तो इंडिया के तुरंत बाद जो है पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया था, एंड उसके बाद जो है इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ रही थी कि अब एनपीटी साइन कर लो, सीटीबीटी साइन कर लो, जो कि मतलब हमेशा से ये इंडिया मानती आ रही कि डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटीज है। ठीक है, मतलब कुछ जो 5 मतलब पावर्स है इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थी, एंड इनके बाद जो भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रही थी सबको मतलब वो बोल रहे थे कि आप लोग सीटीबीटी साइन कर लो, एनपीटी साइन कर लो। तो ये इंडिया हमेशा से इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानती है, तो इंडिया ने इसको बिल्कुल भी साइन नहीं किया। एंड इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो पहले थी नो फर्स्ट यूज, बट आफ्टर द बीजेपी गवर्नमेंट इन्होंने इस नो फर्स्ट यूज का ये जो पॉलिसी है इनको चेंज कर दिया है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर पॉलिसी। मेरे वीडियो में एक अलग से सेपरेट वीडियो है इस न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर, उसको जाके आप अच्छे से देख लेना डिटेल में, आपको वहां से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद बढ़ते हम 4th चैप्टर की तरफ, दैट इज द पार्टी एंड पार्टी सिस्टम, जहाँ पे 3 चंक है आपके। एक तो कांग्रेस सिस्टम के ऊपर आपको पढ़ना है, सेकंड है जो बाई पार्टी सिस्टम, एंड थर्ड है जो कोएलिशन सिस्टम। सो मेजर चंक जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कांग्रेस सिस्टम, जहाँ से 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो मैं आपको बोल सकती हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3 जनरल इलेक्शंस में जो कांग्रेस पार्टी को कैसे जीत मिलती आई है, कैसे वो जीतती आई है। ठीक है, तो 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, जिसके आंसर में आप ये लिख सकते हो कि जैसे करिज्मेटिक लीडर्स हुआ करते थे कांग्रेस में, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और भी काफी मतलब इम्पोर्टेंट लीडर्स थे जो लोग जिनको पहचानते थे, जिनके फेसेस पहचानते थे, जिनके ऊपर लोगों का फेथ था। ठीक है, तो उनको देखकर, और वो कांग्रेस के थे तो उनको देखकर जो है वो वोट देते थे। सेकेंड थिंग ये है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इंडिपेंडेंस के टाइम से है और फ्रीडम स्ट्रगल और फ्रीडम दिलवाने में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो लोग भी फिर उनके ऊपर ही भरोसा रखेंगे जिन्होंने मतलब उनके लिए कुछ किया हो। उसके बाद ये जो कांग्रेस पार्टी थी नेशन वाइड फैली हुई थी। ठीक है, मतलब स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में और विलेज लेवल तक भी ये फैली हुई थी। इनका एक सिस्टम भी था, मतलब जो उस टाइम में थी ना, कांग्रेस एक बहुत बड़ा एरिया कवर करा हुआ था। इन्होंने स्टेट्स में तो थी, डिस्ट्रिक्ट्स में, लोकल लेवल्स में भी कांग्रेस के जो है प्रचार होते थे। तो इसलिए कांग्रेस जो है एक नेशन वाइड पार्टी है जिनका डेप्थ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से भी इनका जो है रोल रहा है, मतलब इस विनिंग के ऊपर। ठीक है, उनके साथ इनका ब्रॉड बेस भी था, एक सोशल बेस था जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके पीजेंट्स जो है पीजेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, तो मतलब सारे टाइप के लोग थे। सोशल बेस इनकी बहुत ज्यादा बड़ी थी, आइडियोलॉजिकल बेस इनकी बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो जिस वजह से इनकी जो चांसेस है जीतने के बड़े थे। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो
2010 में आया हुआ था, दैट इज 1967 को क्यों लैंडमार्क ईयर वो मानते हैं? सो द क्वेश्चन वाज लाइक व्हाई वाज द ईयर 1967 कंसिडर्ड एज लैंडमार्क ईयर इन इंडियाज पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री? तो 1967 क्यों इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्यों लैंडमार्क माना जाता है? तो ये आपने पढ़ा होगा, इसके ऊपर फुल जो है ये आपका एक टॉपिक ही है, ठीक है, द कंटेक्स्ट ऑफ, मतलब जो 1967 का जो कंटेक्स्ट है क्या था। तो ये लैंडमार्क इसलिए है क्योंकि ये कांग्रेस के लिए वो टाइम था जब नेहरू जी नहीं थे, मतलब इस इलेक्शन के टाइम में नेहरू जी नहीं थे, बिकॉज उनका देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी 1964 में। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ 1967 में, उसमें कौन थी? इंदिरा गांधी। एंड इस दौरान क्या हुआ था? फूड शॉर्टेजेस हो गए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, फॉरेन रिजर्व में भी शॉर्टेजेस वगैरह चल रहे थे। तो इन सब वजह से जो है लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे एंड हड़ताल हो रहे थे, बंद हो रहे थे, ओके। एंड कांग्रेस के खिलाफ काफी ज्यादा पार्टीज आ गई थी, जैसे जिनको नॉन कांग्रेसिज्म बोला था, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, ये सारे जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, ओके। तो ये 1967 वो दौर है जब फर्स्ट टाइम नेहरू जी नहीं थे, इंदिरा गांधी जो है उस टाइम में इलेक्शन में लड़े थे, एंड साथ में उस टाइम में काफी ज्यादा जो है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, फूड शॉर्टेज चल रहे थे, तो कॉन्टेक्स्ट जो है काफी ज्यादा खराब था। उसमें इलेक्शन हुआ था जिसमें नॉन कांग्रेस पार्टीज जो है बन गई थी, नॉन कांग्रेसिज्म। ऐसी जगह पे भी जो है कांग्रेस हारने लग गई थी जहां पे उनको बहुत ज्यादा जीत मिलती थी, तो उन जगहों पे भी नॉन कांग्रेस पार्टी आ गई थी, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो 1967 को लैंडमार्क बनाता है, क्योंकि वो ऐसा टाइम है जब कोएलिशन पार्टी का राइज हुआ, ठीक है। हमने कोएलिशन देखा है उन पार्टीज में, ठीक है, कि जो भी नॉन कांग्रेस पार्टी थी, मतलब कांग्रेस के अलावा जो भी पार्टी थी वो एक साथ आ रही थी, एंड नॉन कांग्रेस पार्टी जो है बन रहे थे ताकि वो कांग्रेस के खिलाफ जो है लड़ सके, ठीक है। क्योंकि उस टाइम में लोग काफी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे इंदिरा गांधी से और कांग्रेस से, बिकॉज हालात काफी ज्यादा बुरे थे, तो नॉन कांग्रेस पार्टी आ गई थी। तो आपको इसमें क्या बोलना है 1967 का बेसिकली होल कॉन्टेक्स्ट आपको बताना है क्या था, साथ में एक और भी सब टॉपिक आपको देना है, दैट इज की कोएलिशन का, ठीक है, कि उस टाइप पे कोएलिशन गवर्नमेंट का कोएलिशन हमने देखा था, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द 1967 लैंडमार्क। उसके बाद है describe any two advantages and disadvantages of coalition party in India। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस 4 मार्क्स में दो जो है, 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज आपको बतानी है। एडवांटेज यही है कि जब भी कोई हम पार्लियामेंट हो जाता है, मीन्स जो है किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, तब उस टाइम में कोएलिशन बहुत ज्यादा मदद करता है। मान लो जैसे एनडीए है, ठीक है, ये कोएलिशन है, यूपीए कोएलिशन है, तो मतलब ऐसे टाइम होते हैं जब मतलब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, तब उस टाइम में कुछ 2-3 पार्टी एक साथ आके मेजोरिटी अगर उन्होंने बना ली है तो वो सरकार फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि जो छोटे स्मॉल पार्टीज है उनको भी चांस मिल जाता है कि कोएलिशन के पार्ट बनने का, गवर्नमेंट में आने का। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एडवांटेज। डिसएडवांटेज यही है कि एक स्टेबिलिटी नहीं रहती गवर्नमेंट में, बिकॉज इतने सारे अगर कोएलिशन जैसे 2-3 पार्टी कोएलिशन में आई और उनकी जो आइडियोलॉजी है मैच नहीं कर रही, या फिर कभी ऐसा हो रहा है कि उनको मन हो रहा है कोएलिशन मतलब कोएलिशन अपना जो कोएलिशन है वो हटा ले, तो इससे जो है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहती। सेकंड डिसएडवांटेज ये है, जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कोई भी अगर स्टेट में कोएलिशन बन रहा है या सेंटर में कोएलिशन बन रहा है, तो जो उनके लीडर्स है, मींस प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, उनके टेन्योर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि उनका टेन्योर इन पे डिपेंड करता है कि जो उनके पार्टीज है वो उनकी मतलब मेजोरिटी उनके साथ देंगी या नहीं देंगे। मतलब ऐसे हुआ, मान लो 2 साल इनका कोएलिशन रहा, उसके बाद तीसरे साल जो है ये कुछ अदर पार्टीज को लग रहा है कि नहीं, इनकी आइडियोलॉजी हमसे मैच नहीं कर रही, तो हम अपना जो सपोर्ट है वो हटा देते हैं। तब उस टाइम में क्या होगा, अगर मेजोरिटी हट गई तो गवर्नमेंट जो है गिर जाएगी, एंड फिर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए फिर से जो है करना पड़ेगा इलेक्शन वगैरह। सो इस वजह से जो है इसके डिसएडवांटेजेस है ऑफ कोएलिशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
इमरजेंसी के ऊपर है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इमरजेंसी में आपको क्या क्या पढ़ना है कि क्या क्या रीज़न थे इमरजेंसी के एंड क्या क्या कॉन्सिक्वेंस थे इमरजेंसी के, ठीक है। मतलब क्या कॉजेस थे, मतलब किस वजह से इमरजेंसी लगी थी एंड उसमें क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, कंसिक्वेंस क्या थे और उससे हमें क्या लेसन सीखने को मिले, ठीक है। तो अगर हम देखें उसकी क्या रीजन थे, मीन्स क्या कॉजेस थे, क्यों इमरजेंसी लगी थी, तो काफ़ी सारे रीजन हम देखेंगे। एक तो जो है उस टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रही थी, ठीक है। उससे पहले जो है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, ऑयल प्राइसेस वगैरह हाइक हो गई थी। उसके बाद देखते हैं बिहार और गुजरात की जो प्रोटेस्ट है, ठीक है। बिहार और गुजरात मूवमेंट जो है, जहाँ पे गुजरात से थे मोरारजी देसाई, तो वहाँ पे भी जो है कुछ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा था। उन्होंने मोरारजी देसाई को बुलाया ताकि उनको लीडरशिप मिल सके, एक लेजिटिमेसी मिल सके। तो उन्होंने ये मांग की थी कि वहाँ पे दोबारा री इलेक्शन हो। तो जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी, तो उन्होंने मांग की कि यहाँ पे दोबारा री इलेक्शन हो, बिकॉज वहाँ के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लग गए थे। वहाँ के जो मतलब हर चीज में जो है प्राइस राइज हो गया था, इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने ये डिमांड की कि यहाँ पे जो है दोबारा री इलेक्शन होना चाहिए। तो कांग्रेस ने उनकी बात आखिरकार मान ली, बिकॉज वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे री इलेक्शन हुई। बट बिहार मूवमेंट में बिहार की जो प्रोटेस्ट चल रही थी, वहाँ पे लीडरशिप कौन दे रहे थे, जयप्रकाश नारायण। वहाँ पे भी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था एंड वहाँ पे कौन लीडरशिप दे रहे थे, जयप्रकाश नारायण। एंड इनका ये था कि इनका ये डिमांड था कि हम जो है इस गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं। मीन जो कांग्रेस है, तो उनको क्या करना चाहते हैं, वो एकदम ही हटाना चाहते हैं। मीन्स वो दोबारा री इलेक्शन वगैरह ये सब नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कांग्रेस जो है यहाँ से रिजाइन दे दे। तो इनकी ये बात मानी नहीं गई, क्योंकि यार आप रिजाइन की बात बोल रहे हो तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं मानेगा, ठीक है। तो गुजरात ने जो मतलब गुजरात की तरफ से जो मोरारजी देसाई जो मतलब लीडरशिप दे रहे थे मूवमेंट में, तो उनकी बात ठीक है मान ली गई कि आपने बोला कि री इलेक्शन करवाना है तो करा लिया। बट जो बिहार में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो वहां पे भी स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जयप्रकाश नारायण उनके लीडर थे, मतलब लीडरशिप दे रहे थे। तो उन्होंने ये मांग की कि टोटल वहां पे रेवोल्यूशन होना चाहिए। मीन्स एकदम कांग्रेस को अपने पद से हट जाना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। जो बात उनकी मानी नहीं गई। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट है कि दी रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974। सो जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी थी रेलवे मैन के प्रोटेस्ट के लिए, तो जो जॉर्ज फर्नांडिस जो उनको चला रहे थे या फिर निर्देशक जो थे, उनके लीडर जो थे जॉर्ज फर्नांडिस, तो उन्होंने ये मांग की थी कि रेलवे स्ट्राइक बेसिकली हो रहा था बिकॉज वहाँ के जो वर्कर्स है, रेलवे में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको बोनस नहीं मिल रहे थे। उनके जो आवाज है, उनकी जो डिमांड्स है, उनको सप्रेस किए जा रहे थे। तो इन सारे सब चीजों के खिलाफ जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। रेलवे वर्कर्स जो है वो बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो गए थे। मीन्स ये इन गवर्नमेंट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करी थी। मीन्स आप देख सकते हो कि 1974 का जो दौर था उसमें बस गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट ही चल रहा है। कहीं पे गुजरात पे हो रहा है, यहाँ पे बिहार में हो रहा है। रेलवे के लोग जो है सारे मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, तो अगेन लोग जो है बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें चल रही थी। उसके बाद जो है जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में भी एक उस टाइम में बहस चल रही थी कि क्या हम अमेंड कर सकते हैं कि नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन सारी चीजों को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं। इन सब चीजों को लेके भी जो है काफी ज्यादा जुडिशरी और आपके पार्लियामेंट के बीच में भी बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही थी, ठीक है। तो इन सारे चीजों के चलते जो है 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया। और ये इमरजेंसी को कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, बिकॉज इस टाइम में लोगों की फंडामेंटल राइट्स जो है बिल्कुल मतलब बैन हो गए थे। लोग अपने फंडामेंटल राइट को यूज नहीं कर सकते। हैबियस कॉर्पस की पिटीशन रिट जो है वो नहीं दायर कर सकते। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बोला जाता है। और ये इमरजेंसी के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हुए, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दैट इज इवैल्यूएट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के डिक्लेरेशन के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंस थे, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। 2014, 12, 2009 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या कॉन्सिक्वेंस थे, एक तो जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एजिटेशंस कर रहे थे, सबको मिलके इन्होंने क्या किया, जेल में डाल दिया विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी मतलब क्लैरिफिकेशन कि हाँ भाई हम इसके लिए आपको जेल में डाल रहे हैं। बिल्कुल लिया और उनको जेल में डाल दिया, डिटेंशन कर दिया गया लोगों को।
फिर जो है प्रेस कुछ भी मतलब प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया गया। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी छापोगे या फिर आप कुछ भी छाप रहे हो तो आपको गवर्नमेंट से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब गवर्नमेंट देखेगी कि हाँ आप सब कुछ सही छाप रहे हो कि नहीं। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ भी छाप रहे हो तो गवर्नमेंट उसको फिर हटा देगी, ठीक है। तो प्रेस सेंसरशिप लग गया उस टाइम में। एंड कुछ जो न्यूज़पेपर मैगजीन थे ना, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने जो प्रोटेस्ट है कैसे दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया उन जगहों पे जिस न्यूज़ को बैन किया गया था या फिर सेंसर किया गया था, ठीक है। तो उन जगहों पे उन्होंने खाली स्पेस छोड़ दिया ताकि वो दिखा पाए कि हाँ गवर्नमेंट हम पे क्या कर रही है। उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स कोई काम का नहीं था, बिकॉज उस टाइम में फंडामेंटल राइट्स को बैन कर दिया गया था। लोगों को अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो लोगों के पास, अगर आपको अरेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास ये भी राइट है कि आप मतलब रिट पिटीशन दे सको या फिर आप हैबियस कॉर्पस की भी रिट डाल सको। तो वो सारी चीज़ों को हटा दिया गया था। अब अरेस्टेड पर्सन कोई भी रिट फाइल नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है उस टाइम में चल रही थी, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे उस टाइम के जो आपको बताना है क्या क्या हुआ था, ठीक है। ऐसे 6 कॉन्सिक्वेंसेस पूछ सकते हैं। 4 मार्क्स में आने के कम चांसेस है, 6 मार्क्स में आने के ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के, ओके। उसके बाद देखते हैं व्हाई इज इमरजेंसी एंड द पीरियड कॉल्ड नोन एज द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, बिकॉज उस टाइम में फंडामेंटल राइट्स, आपके रिट पिटीशन, ये सारी चीजें जो है बैन हो चुकी थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे अपमान हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। और एक क्वेश्चन इसमें से जो बन सकता है वो है कि लेसन्स क्या क्या सीखे आपने, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लोग और ज्यादा जो पॉलिटिकल और अपने सिविल राइट्स को लेकर और ज्यादा मतलब अवेयर हो गए कि हाँ हमारे पॉलिटिकल राइट्स और मतलब ये सारी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको इम्पोर्टेंस पता चली। ये भी पता चला कि डेमोक्रेसी को हटाना इतना ज्यादा इजी नहीं है, क्योंकि ये सारी इमरजेंसी वगैरह हुई फिर भी हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी अभी भी प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि इमरजेंसी लगाने का जो कानून था उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अब हर चीज पे मतलब किसी भी कारण के लिए आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते, ठीक है। इंटरनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। ओके, सो दीज आर दी लेसन्स। सो इमरजेंसी के ऊपर ये पॉसिबल क्वेश्चंस है आने के। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स है, दैट इज यहाँ पे देखो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑफ राम मनोहर लोहिया। तो इस पे 4 मार्क्स में नोट दे सकते हैं या फिर 6 मार्क्स में पूछने के कम चांसेस है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म मीन्स जहाँ पे हर जो रिसोर्स है वो कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। बट आपको पता होगा सोशलिज्म के साथ और एक पॉलिटिकल सिस्टम क्या हुआ करता था, कम्युनिज्म, ठीक है। तो ये यहाँ पे राम मनोहर लोहिया क्या कह रहे हैं, हमें सोशलिज्म के साथ क्या चाहिए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मीन्स डेमोक्रेसी के साथ सोशलिज्म चाहिए। डेमोक्रेसी जो यूएस फॉलो करते हैं, ठीक है, सोशलिज्म जो यूएसएसआर फॉलो करते थे या फिर चाइना वगैरह जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। तो ये कह रहे हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोशलिज्म में जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, लोगों के उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिसोर्सेज को प्रॉपर एलोकेशन होगा। साथ में डेमोक्रेसी इसलिए चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डिग्निटी के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है, कि लोग जो है पुअर जो है या फिर जो भी डिप्रेस क्लास है उन सब के लिए जो है डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी का मतलब वो गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुन के आती है। तो डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कम्युनिज्म नहीं चाहिए या फिर हमें जो है हम बोलते हैं ना कम्युनिज्म मतलब कि एकदम तानाशाह रूलर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हमें डेमोक्रेसी चाहिए जहाँ पे लोगों के द्वारा जो है गवर्नमेंट चुन के आए एंड साथ में वो गवर्नमेंट सोशलिज्म को फॉलो करे। मीन्स हमारा वैसे भी जो है सोशलिज्म की तरफ लीन ज्यादा है, मतलब इंडिया जो है सोशलिज्म की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, ठीक है। तो जिसमें कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी है बट साथ में पब्लिक सेक्टर्स भी है। ओके, सो राम मनोहर लोहिया का ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर नोट जो है आप पढ़ लेना जो सीबीएसई मटेरियल में है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बाय दीनदयाल उपाध्याय, आई थिंक इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आपके इस चैप्टर से ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको
आप मतलब अनदेखा नहीं कर सकते, बट फिर भी फॉर सेफ्टी साइड आप इसको जरूर पढ़ लेना, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जहाँ पे ह्यूमन को मेन रखा गया है, ह्यूमन की डिग्निटी, ह्यूमंस की जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा मेन फोकस किया गया है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जिसको नाम दिया गया है। ओके, तो इस चीज के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, तो उसको आपको अच्छे से वहां पे समझ आ जाएगा। उसके बाद लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स की कैसे डेवलपमेंट हुई, राइज हुई, इन सब चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे आपको जो है पढ़ना है यूपीए, एनडीए, इन सब के बारे में पढ़ना है। जो कोएलिशन गवर्नमेंट है उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्रॉम 1989 to 2004 देयर हैज बीन 9 कोएलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया, एनालाइज द राइज एंड फॉल ऑफ 2 सच कोएलिशन गवर्नमेंट। 1989 से 2004 तक 9 कोएलिशन गवर्नमेंट आ चुके हैं, बट हमें 2 मेन इंपॉर्टेंट कोएलिशन यूपीए, एनडीए, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, इन सब के बारे में जो है डिस्कस करना है यहाँ पे, जो 2010 में आया हुआ है एंड आपके इस चैप्टर को जो है होली कवर करता है। ठीक है, तो 1989 से 2004, तो इससे पहले 1996 में एक और कोएलिशन थी, दैट इज यूनाइटेड फ्रंट। एंड यूनाइटेड फ्रंट जो है, यहाँ पे देख लो, ये जो यूनाइटेड फ्रंट है, दिस इज सपोर्टेड बाय, यूनाइटेड फ्रंट इज सपोर्टेड बाय कांग्रेस। ठीक है, एंड नेशनल फ्रंट इज सपोर्टेड बाय द बीजेपी, नेशनल फ्रंट इज सपोर्टेड बाय बीजेपी प्लस लेफ्ट। ठीक है, ये याद रखना। तो जो भी कांग्रेस के साथ साथ जो और पार्टी जिनको कांग्रेस का सपोर्ट था, उन्होंने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट बनाया एंड उनको काउंटर करने के लिए, मींस यूनाइटेड फ्रंट को काउंटर करने के लिए उनके खिलाफ जो है कौन आया, दी नेशनल फ्रंट। नेशनल फ्रंट जो बीजेपी एंड लेफ्ट जिसको सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल फ्रंट, याद रखना। तो आगे जाके इनकी कोएलिशन ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई, बिकॉज देखो ये जो है 1986 में बना था एंड ये 1989 में बना था। तो एक्चुअली 1991 के बाद से ना ये बीजेपी अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने लग गए। ठीक है, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग इनका पोजीशन ये बनाने में लग गए थे, इनकी पावर हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये स्ट्रेंथन करने में लग गए थे। एंड फाइनली जब 1996 का इलेक्शन हुआ, बीजेपी वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी। ठीक है, तो मतलब इन्होंने अपना पोजीशन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर लिया था। ओके, तो अब क्या हुआ, 1996 का जो इलेक्शन आया उसमें कौन जीते, बीजेपी। ठीक है, उसमें एनडीए की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, जो इनकी कोएलिशन थी। तो एनडीए की सरकार आई जिसमें जीती थी बीजेपी एंड 1996, बट उनकी जो पॉलिसीज वगैरह है ना, उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया गया, तो लोग उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट वगैरह करने लग गए। तो उसके बाद जो 2004 का इलेक्शन हुआ, अब देखो 1996 के बाद 2004 का इलेक्शन हुआ, तो इसमें बीजेपी की हार हुई, बिकॉज इनकी जो पॉलिसीज वगैरह है लोगों को पसंद नहीं आए। तो 1996 के बाद जो 2004 का इलेक्शन हुआ उसमें कौन आए, यूपीए लेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यूपीए जो है, इनको बहुत सारी पार्टीज का भी जो है सपोर्ट था, जैसे एआईएडीएमके, डीएमके, एनसीपी का साथ था। ठीक है, तो और भी काफी सारी पार्टीज थी जिसकी सपोर्ट यूपीए को था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उभरे एज अ प्राइम मिनिस्टर। आपको भी पता है 2004 के इलेक्शन में यूपीआई और एनडीए की डिफीट हुई एज अ कोएलिशन। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता चला, हमने देखा कि 1989 से लेके 2004 का, तो आपको इतना ही बताना, उसके आगे की रामायण महाभारत नहीं बतानी, क्योंकि 1986 में हमने देखा यूनाइटेड फ्रंट, 1989 में हमने देखा नेशनल फ्रंट, उसके बाद जो है बीजेपी आई एज अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल पार्टी। उसके बाद जो 1996 की इलेक्शन में भी जीती थी, बट 2004 के इलेक्शन में कौन आए, यूपी। ठीक है, तो ये सारे जो है कोएलिशन के बारे में आपको बताना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ सकता है एनडीए 3 एंड एनडीए 4 के बारे में। मैं आपको बता दूं, ये जो एनडीए 3 है 2014 वाली बीजेपी की गवर्नमेंट है एंड एनडीए 4 इज 2019। तो आपको पता होगा कि 2014 में 2019 में लगातार जो है एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको बताना है कि 2014 में इनकी क्या क्या पॉलिसीज थी, कौन सत्ता में आए थे। ठीक है, जैसे पॉलिसीज लाइक स्वच्छ भारत अभियान इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन सबको लिखना है। उसके बाद फार्मर्स के ऊपर क्या बिल पास किए गए एंड एवरीथिंग, जो करंट अफेयर्स के वे में आपको बताना है, इनकी फोकस किस तरफ है।
कि डेवलपमेंट की तरफ है, एंड इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो आत्मनिर्भर भारत जो पॉलिसी है, मेक इन इंडिया और ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको इसमें इंक्लूड करना है। तो NDA 3 एंड NDA 4 के बारे में आपको जो CBSE की तरफ से जो स्टडी मटेरियल मिला है उसमें अच्छे से मिल जाएगा। तो ये जो है 4 मार्क्स में आने के इसके चांसेस है, इसको अच्छे से कर लेना, जहाँ पे आपको NDA 3 एंड NDA 4 को पॉलिसीज का भी बताना है, साथ में क्या क्या उनके मतलब आइडियोलॉजीज में क्या चेंजेस है, लाइक वो किस चीज पे भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड करंट अफेयर्स में भी अगर आप कुछ न्यूज में पढ़ रहे हैं, कोई भी पॉलिसी बिल्स, इन सब चीजों को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट योर दिस वीडियो। सो जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है 4 मार्क्स 6 मार्क्स इसको डिस्कस किया। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो प्लीज डू लाइक अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा एंड कोई भी डाउट है, you can write it down in the comment section. So till then, stay tuned with this channel and thanks for watching.